हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स नेशन का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसका नाम है लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। और ये आपके आने वाले एग्जाम यानी 2025 के प्रीलिम्स में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिसेंटली लॉन्च लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी लॉस। मतलब कि अब ब्रिक्स नेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं इस बात इसके ऊपर भी डिस्कशन होने लगा है कि किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल फर्टिलिटी जैसे जो प्रॉब्लम्स है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वहां पर जो सबसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का रीजन है वो है डेजर्टिफिकेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो डेजर्टिफिकेशन होता क्या? डेजर्टिफिकेशन मतलब हो गया जो एक लैंड एक समय में फर्टाइल था, एक लैंड जो कि काफी प्रोडक्टिव था, अब वहां पर अनप्रोडक्टिव हो गया, फर्टिलिटी वहां की डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है, और ह्यूमन फैक्टर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हम जानते हैं कि फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अदर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट नॉट सुइटेबल फॉर अ पार्टिकुलर रीजन। मतलब कि फार्मर्स को ये पता नहीं रहता कि किस क्लाइमेट में किस टाइप का क्रॉप्स और किस सॉइल में किस तरह का फर्टिलाइजर्स देना है, जिसके वजह से वहां की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए इस पूरे वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये लैंड स्टोरेशन पार्टनरशिप है क्या, और ब्रिक्स नेशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च ऑफ द पार्टनरशिप। ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हुआ है, सारी कंट्री ने मिलकर, ब्रिक्स नेशन कंट्री ने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, आपको याद है कि 1992 के अर्थ समिट में जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, उसी समय यहां पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात भी हुई थी। यानी 1992 से पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा चल रही है कि लैंड डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साथ में डेजर्टिफिकेशन जहां पर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिक्रीज कर रही है और सॉइल फर्टिलिटी भी लॉस हो रहा है। तो खास करके इंडिया ऐसा कंट्री जहां पर आज भी 48%, अप्रोक्स 48% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इसको पूरी तरह से रोकने में ही सबकी भलाई है, जिसमें हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ 11 ब्रिक्स नेशन है, इंक्लूडिंग द न्यू मेंबर। आपको पता है जैसे कि ब्रिक्स तो ओरिजिनल मेंबर जो थे वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके साथ कुछ न्यू मेंबर भी ऐड हुए थे, जैसे कि इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है एंड सऊदी अरेबिया। मतलब कि टोटल 11 ब्रिक्स के जो कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इस पूरे मीटिंग का ये हो रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट टू एक्सपैंडेड ब्रिक्स। ओके, और ब्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव था एक रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ में कॉपरेशन करना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, ट्रेड किस तरह से हो। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज यानी कि इन्वायरमेंट की भी समस्या को यहाँ पर डिस्कशन की जा रही है। अब देख सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर में ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि ब्रिक्स नेशन लॉन्च लैंड रिस्टोरेशन पैक्ट, ज्वाइंट हैंड टू स्टॉप सॉइल फर्टिलिटी लॉस। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो इंडिया के जो यूनियन एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान ही पार्टिसिपेट किए हैं, और इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया की समस्या और वर्ल्ड की समस्या क्या है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय सॉइल फर्टिलिटी लॉस को डिक्रीज करना। ठीक है, तो इंडिया रिप्रेजेंटेशन एंड फोकस हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान मींस पार्टिसिपेटेड एट एम्फसाइज द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वेलफेयर। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास लैंड 1 हेक्टेयर से लेस है, वो फार्मर्स काफी वनरेबल है फॉर अ क्लाइमेट चेंज, और लैंड डिग्रेडेशन अगर हो रहा तो उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की जा रही है कि यहाँ पर पब्लिक फूड स्टॉक होल्डिंग की बात की जा रही है कि हमारे पास इतना सरप्लस फूड एनर्जी होना चाहिए, फूड होना चाहिए कि अगर किसी समय क्लाइमेट चेंज की वजह से या ड्रॉट कंडीशन आता है या किसी भी तरह का डिजास्टर आता है, तो उस समय हम इस जो भी वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको हम सही समय पे अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड करा सके। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर जो है वो ज्यादा इंसेंटिवाइज हो, वो ज्यादा मोटिवेटेड हो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, नए क्रॉप्स को लगाने के लिए और नए रिस्क ले सके। फार्मर टू कंज्यूमर वैल्यू चेन्स के बारे में बात की है, क्योंकि फार्मर्स का जो भी इनकम है यहाँ पर गवर्नमेंट ने मिडिल मैन को कंप्लीटली हटा दिया है। नाउ फार्मर कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो यहाँ पर फार्मर टू कंज्यूमर वैल्यू चेन जो है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेट 32% ऑफ द लैंड इज
डिग्रेडेड, ओके, एंड 25% इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। ये इंफॉर्मेशन दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंडिया में अभी खास करके काफी ज्यादा लैंड ऐसा है जो कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं, मतलब कि वो वहां पर सॉइल इरोजन कर सकते हैं, वहां पर जो कि लैंड का प्रोडक्टिविटी वो काफी डिक्रीज कर रहा है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं डेजर्टिफिकेशन यानी कि एक डेजर्ट टाइप का कंडीशन क्रिएट होने जा रहा है, दैट वी हैव टू स्टॉप एनी हाउ। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट की हाईलाइट्स जो जो इस मीटिंग में बात की गई है। पहला है कि कमिटमेंट टू, ये सारे जो लोग मेंबर्स कंट्री हैं ये मिलकर ये कमिटमेंट किए हैं। फॉर फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। क्लाइमेट एडेप्टेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो भी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, लाइक जैसे कि हम बात करें इंडिया में जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है उनको लाना है, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को यूज करना है, क्लाइमेट एडेप्टेशन, सॉइल एंड लैंड रिस्टोरेशन, जिसमें हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर रहे हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करी है, सस्टेनेबल फिशरीज एंड लाइव स्टॉक जो कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फार्मर को प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में इंपावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। डिजिटल एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन भी, लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी क्लाइमेट है उस जगह का जो वेदर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप्स है उसको वहां पर कल्टीवेट करना है। फाइनेंशियल एंड ट्रेड मैकेनिज्म फॉर ग्लोबल साउथ भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ली जा रही है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, यहाँ पर देखें, जैसे कार्बन एमिशन, ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम एमिशन रिच 16.2 बिलियन टन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Reckless resource utilization, example, agriculture consume about 80% of India's fresh water, and other we can say high pesticides, okay, use water and soil pollution. These are some major problem here, okay. Now India contribution to climate resilience क्या क्या हुआ कि इंडिया कमिटमेंट क्या क्या है। तो पहला है कि जैसे कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव ली है, जैसे पहला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दूसरा है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो फर्टिलाइजर एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि दिस आर द सम इंपॉर्टेंट इंडियाज इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रेजिलिएशन, जिसमें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है एनएमएसए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल इनोवेशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो फर्टिलाइजर एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इंडिया के हैं। अब चलिए एक ब्रिक्स के ऊपर एक नजर डाल देंगे। जो ब्रिक्स का है ओरिजिन हुआ था, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग ग्लोबल पावर ब्लॉक, और 2001 में द टर्म जो ब्रिक जो टर्म था इसको क्वाइन किसने किया था, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने इसे क्वाइन किया था टर्म फॉर दोज कंट्रीज हु आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, जो कि इमर्जिंग ग्लोबल पावर, जिसमें ब्राजील आ गया था, रसिया, इंडिया, चाइना आ गया था। फिर 2006 में ब्रिक बिगेन फॉर्मल कोऑर्डिनेशन एट G8 आउटरीच समिट। फाइनली 2009 में फर्स्ट ब्रिक समिट होता है रसिया में, और 2010 में एक नया मेंबर ब्रिक्स में एक नया मेंबर जुड़ता है जो कि साउथ अफ्रीका, जो कि ब्रिक बिकम्स अ ब्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है कि न्यू मेंबर और भी ऐड हुए हैं यहाँ पर मेंबरशिप। जो हम बात करें जो फाउंडिंग मेंबर आपको तो पता है यहाँ पर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब जो न्यू मेंबर बने हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर न्यू मेंबर जो है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई। टोटल मेंबरशिप हो गया 10 नेशन है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स, 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन का तो 14.5%, और पूरे G7 कंट्री की बात करें तो जिसका 29.3% है। यानी कि ब्रिक्स जो गई आज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी कंट्री मेंबर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनका राइजिंग, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। और वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स क्या हो सकता है। पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। अगर हम बात करें ब्रिक्स की सबसे बड़ा जो एक इनिशिएटिव है, जो इसका स्ट्रेटजी है, वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, लाइक आइकन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, जहां पर किस तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए। वहीं दूसरा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन, लाइक मनी बैग एंड ग्राफ इसका आइकन है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये सारे हो गए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन। वहीं पर कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो सारे कंट्री मतलब एक कल्चर को सिग्निफिकेंस बताते हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। एजुकेशनल यूथ एक्सचेंज है सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट, कल्चरल फेस्टिवल एंड सपोर्ट इवेंट्स हैं, एंड सिविल सोसाइटी डायलॉग्स है। ये सारे हो गए कल्चर एंड पीपल टू पीपल
कॉपरेशन। ओके, तो ये थ्री इंपॉर्टेंट हो गए पिलर ऑफ ब्रिक्स कॉपरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2 मेंस एग्जाम एंड आल्सो इन योर प्रीलिम्स। थैंक यू एवरीवन।